नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 3 जुलाई 2021 के यूपीएससी आईएएस सिविल सर्विसेज करंट अफेयर और एडिटोरियल प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले कंफर्म कीजिए कितने लोगों ने अभी तक के पूरे 17 सेशन अच्छे से हमारी प्लेलिस्ट में देख लिए और आपको मज़ा आ रहा है, सीखने को मिल रहा है। कंफर्म करो एक बार तो जरा हमारा भी जोश बढ़ जाए भाई। स्वागत है आपका 17 सेशन में। दोस्तों, मेरा ये स्पेशल सेशन रिलीज हो चुका है, कृपया इस सेशन को पूरा अच्छे से देख लें। कॉम्प्रिहेंसिव सेशन है, आपका बहुत लाभ होगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। चैनल पर ये सेशन अवेलेबल है और सेशन अच्छा लगे तो ज़रूर अपने साथियों को चैनल के साथ ज़रूर जोड़िएगा। बस 2 दिनों के बाद हमारा कोर्स शुरू हो जाएगा, एफएनटी क्रैकर और एफएनटी क्रैकर कॉम्बो, इकोनॉमी क्रैकर और इकोनॉमी क्रैकर कॉम्बो। उम्मीद करूंगा कि आप हमारे साथ अवश्य इस कोर्स में जुड़ेंगे। दोस्तों, ये हमारी सीरीज सभी सीरियस आईएएस एस्पायरेंट्स के लिए है। आप किसी भी सरकारी परीक्षा में बैठ रहे हो, विशेषकर सिविल सर्विसेज, ये सीरीज आपको 100% डायरेक्ट एग्जाम में मदद करेगी। इसलिए अच्छे से पूरी सीरीज देखें, अपने नोट्स बनाएं। आज के हिंदू अखबार के ये 4 एडिटोरियल्स मैं लेकर हाजिर हूं। इन चारों एडिटोरियल्स को आज हम देखेंगे और बहुत अच्छे से देखेंगे। तो जो पहला एडिटोरियल है वो होगा यूरोपियन यूनियन का ग्रीन पास, दूसरा होगा बच्चों के पास इंटरनेट का नहीं होना, तीसरा होगा चाइना में जो दिक्कतें आ रही हैं और उसका जो एक एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन हो रहा है, और चौथा रूरल एरियाज में सोलर एनर्जी पहुंचाने के नए तरीके। बहुत प्यारे चारों के चारों एडिटोरियल हैं और चारों ही एग्जाम ओरिएंटेड हैं। आई होप इट रियली हेल्प्स यू। शैल आई बिगिन? द वेरी फर्स्ट एडिटोरियल इज हियर, हिंट्स ऑफ क्लोज माइंडेड इलॉजिक इन ईयू कॉल। तो यूरोपियन यूनियन ने हाल में जो नया वैक्सीन रिलेटेड लिस्ट जारी की, उसमें यह बड़ा साफ दिखाई दे रहा है कि एकदम बंद दिमाग से उन्होंने लिस्ट बना दी, जो कि अच्छी बात नहीं है। 1 जुलाई से ग्रीन पास का कॉन्सेप्ट लागू हो चुका है। यूरोपियन यूनियन के देशों ने कहा है कि भाई केवल वो ही व्यक्ति आ पाएगा यूरोप में जो कुछ स्पेसिफिक वैक्सीन्स लगवा चुका होगा, मतलब पूरे डोज लगवा लिए। और इसको कहते हैं यूरोपियन यूनियन डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट, EUDCC, यानी कि ग्रीन पास। ग्रीन पास का ही नाम है EUDCC। एग्जाम में MCQ वगैरह बन सकते हैं, ये सारे एब्रीविएशन थोड़े से याद रख लेना। बहुत सारे देश, भारत समेत, विरोध कर रहे हैं क्योंकि जो वहां का CMA है उसने बहुत ही लिमिटेड वैक्सीन्स के नाम इसमें लिए हैं, और जो वैक्सीन्स के नाम इन्होंने लिए हैं वो वैक्सीन्स तो ज़्यादातर जानी पहचानी वैक्सीन्स भी नहीं हैं। तो अगर आप कोमिरनाटी की बात करते हैं, फाइजर की वैक्सीन, या जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन जैनसन की बात करें, या मॉडर्ना का स्पाइक वैक्स, या एस्ट्राजेनेका का वैक्सजेवरिया, ये ऐसी वैक्सीन है कि जिनके बारे में तो भारत में किसी ने सुना भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे? तो प्यारे दोस्तों, इन वैक्सीन्स को नहीं लेकर उन्होंने, हमारी जो कोविशील्ड को वैक्सीन है उनको नहीं लेकर, पूरे भारतवर्ष के लोगों को यूरोपियन यूनियन पर आने में ही उन्होंने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। अब यहाँ पे ये वर्ड आया था CMA। CMA का मतलब होता है कंडीशनल मार्केटिंग ऑथराइजेशन। तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन नहीं है, उसी तरह रूस का स्पुतनिक और चाइना का साइनोवैक भी नहीं है। तो ये जो वैक्सीन्स यहाँ मैंने अभी नाम पढ़ के आपको बताए, ये यूरोप की हैं या उत्तर अमेरिका की है। तो ये तो एक तरह का नस्लवादी हुआ। और ये जो लिस्ट बनाई थी यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने बनाई, तो उसने मतलब उठ के ये देखा भी नहीं कि भाई दरवाजे के बाहर और कौन कौन सी वैक्सीनें लग रही हैं दुनिया में। भारत के बड़े डायनामिक, डैशिंग, हैंडसम एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर ने ये पूरा मामला, एक्सक्लूजन का जो मामला है, यूरोपियन यूनियन के साथ पिकअप किया और उनको बोला कि भाई ऐसे आप पूरे इंडिया को एक्सक्लूड कर दोगे तो फिर पलटवार हमारी तरफ से भी होगा। और विशेष तौर पर यह बोला कि कोविशील्ड को अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव किया है और वो भी एस्ट्राजेनेका का बना हुआ है, तो आप कम से कम कोविशील्ड को तो अप्रूव करो। लॉजिक ये था कि इस तरह से तो पूरा का पूरा वैश्विक दक्षिण जो है, ग्लोबल साउथ, यानी कि डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड नेशंस जो हैं, वहाँ तो वैसे भी ज़्यादातर लोगों का वैक्सीनेशन हुआ नहीं है और लिमिटेड एक्सेस है वैक्सीन्स का, तो वो तो सारे के सारे आप मेन स्ट्रीम से बाहर कर रहे हो। अफ्रीका ने बहुत आपत्ति ली क्योंकि कोविशील्ड भारत में जो बनता है SII में मैन्युफैक्चर होता है, वही कोवैक्स अलायंस का मुख्य वैक्सीन, और उस वजह से अफ्रीका को बहुत दिक्कत भी आ रही है, इन्फेक्शन रेट्स भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। वो एक अलग मुद्दा है। EMA जो है प्यारे दोस्तों, इस EMA ने, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने, यह स्पष्ट कर दिया कि हम कोई इंडिविजुअल यूरोपियन देशों को रोक नहीं रहे हैं। अगर कोई एक देश, मान लो ऑस्ट्रिया, वो ये बोलता है कि मुझे हिंदुस्तानियों को अलाउ करने में दिक्कत नहीं जिन्होंने कोविशील्ड या कोवैक्सीन लगवा लिया, तो हम नहीं रोकेंगे। वो हर देश अपना अपना देख ले, उसका डिस्क्रिशन है, विवेकाधिकार है। तो भारत ने बहुत हल्के से एक बिल्कुल मीठी धमकी दी
कि देखो यार, अगर ऐसा करोगे तो जब तुम्हारे लोग भारत आएंगे तो फिर हमको भी उनको ज़बरदस्ती क्वारंटीन में अब डालना ही पड़ेगा। तो उसके बाद कई लोगों ने हाँ भी बोल दिया। तो बेसिकली वी वर एबल टू फोर्सफुली प्राइज ओपन दी ट्रैवल, विच इज़ गुड। तो ये अच्छी खबर है। और समस्या लेकिन एक दूसरी है, बहुत सारे यूरोप के देश नॉन एसेंशियल ट्रैवलर्स को तो अलाउ कर ही नहीं रहे हैं। और ये जो भारत से निकला हुआ डेल्टा वेरिएंट है, पूरी दुनिया में अभी जो नए स्पाइक्स का कारण बना है, उसकी वजह से रिस्ट्रिक्शंस और बढ़ते चले जा रहे हैं। कोवैक्सीन को WHO का क्लियरेंस अभी मिला ही नहीं है। और बहुत सारे देश आने वाले समय में, ये अनरिलेटेड इशू है, ये एक अलग मुद्दा है, बॉर्डर कंट्रोल बढ़ाने वाले हैं और वैक्सीन पासपोर्ट लाने वाले हैं और क्वारंटीन लंबी हो रही है। क्योंकि क्या हुआ पिछले 30 दिनों में दुनिया भर के देशों में जिस तरह से वेरिएंट्स फैल रहे हैं, तो अब लोगों को बहुत डर लग रहा है। तो मतलब ये प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम हो सकता है अभी 12 से 16 महीने चलता रहे। समझ में आया दोस्तों? मेरा असेसमेंट है कि दिसंबर 2022 तक ही खत्म होगा, होते होते समय लग रहा है, क्योंकि फैलने बहुत दे दिया ना पूरी दुनिया ने। द ओनली एक्शन पॉइंट नाउ इज वैक्सीनेट मोर पीपल faster, as only 4.4% Indians are fully vaccinated today। तो ऐसा करके ही हम जल्दी से जल्दी अपने लोगों का और दुनिया का विश्वास जीत पाएंगे। समझ में आ गया आपको? तो आपको क्या लगता है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा अविवेकपूर्ण निर्णय रहा या इसके पीछे कोई सोच थी? और आपको क्या लगता है दोस्तों कि ये जो डेल्टा वेरिएंट सब तरफ फैल रहा है, और क्या नए नए वेरिएंट्स आएंगे? आप अपने स्पेसिफिक एरिया में भी क्या स्थिति देख रहे हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ हमारे साथ शेयर कीजिएगा। एग्जाम रेलेवेंट मैंने नीचे भी टैग लगा दिए हैं, इसको आप देख लीजिएगा। ये जो एडिट है और इससे जुड़ी बातें आपको इन पेपर्स में काम आ सकती हैं। आज का दूसरा हमारा जो एनालिसिस है, आज का स्पेसिफिक इंटरनेट की गैर उपलब्धता से पैदा होने वाला करोड़ों बच्चों की शिक्षा में विघ्न, नेट लॉस। टाइटल कितना अच्छा है, नेट लॉस। नेट लॉस यानी विशुद्ध नुकसान, लेकिन यहां नेट से आशय है इंटरनेट। करोड़ों बच्चे जो हैं दे आर फॉलिंग थ्रू द नेट। हम कहते हैं ना फॉलिंग थ्रू द क्रैक्स, तो यहां दे आर फॉलिंग थ्रू द नेट, क्योंकि नेट ही नहीं है। देखिए बहुत सीधी सी बात है, भारत में 50, 60, 70% स्कूली बच्चे ऐसे हैं, टोटल स्कूली बच्चों में, जिनके घरों में ना तो डिवाइसेस हैं, ना स्मार्ट डिवाइसेस हैं, ना लैपटॉप्स हैं, ना बड़ी स्क्रीन के मोबाइल हैं, ना 4G इंटरनेट है। और उन्हें यह उम्मीद की जा रही है कि आप वर्चुअल लर्निंग में सब कुछ पढ़ लोगे। तो कहीं ना कहीं सरकार को जागने की जरूरत है, और यह जगाने का काम भी सरकार खुद को खुद ही कर रही है। कैसे? भारतीय स्कूलों में जो डिजिटल डिवाइड है, यानी हैव्स वर्सेस हैव नॉट, डिजिटल हैव्स वर्सेस डिजिटल हैव नॉट्स, बहुत भयानक हो गई है। क्योंकि बहुत से स्कूलों में ना कंप्यूटर है, ना इंटरनेट है। और ये किसने बताया? शिक्षा मंत्रालय का यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, UDISE+ ने 2019-20 का डेटा। और ये तो पैंडेमिक से पहले का डेटा है। पैंडेमिक में तो क्या हालत हो गई होगी सोचो। तो 2019-20 का डेटा बताता है कि हालात बहुत खराब थे। हाइब्रिड लर्निंग, जिसका मतलब होता है कि बच्चा ऑनलाइन घर पे पढ़ेगा और एक ने एक दिन ऑफलाइन आके उसको बाकी का हम स्कूल में सब कुछ कंप्लीट करवा देंगे। हाइब्रिड लर्निंग की वजह से ये जो सारी प्रॉब्लम है, कंप्यूटर और इंटरनेट नहीं होना, ये प्रॉब्लम बड़े महत्वपूर्ण हो गए हैं। क्योंकि पैंडेमिक आने से पहले भी भारतीय स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जो सोच थी वो ये थी कि क्या बड़े बड़े घास के मैदान हैं, क्या अच्छे स्कूल्स में जो हमारी क्लासरूम्स हैं, अच्छी डेस्क हैं, अच्छे टेबल्स हैं, क्या टॉयलेट्स बराबर चल रहे हैं, पानी बराबर बह रहा है, क्या खूबसूरत असेंबली के लिए बिल्डिंग्स वगैरह हैं, इस तरह की सारी चीज़ें। अच्छा, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो उस समय के लिए बिल्कुल ठीक था। लेकिन पैंडेमिक ने सब कुछ बदल दिया। आपको बात समझ में आ रही है? अब आप देखिए, पिछले 16 महीनों से भारत के सारे स्कूल बंद हैं। लेकिन एक दूसरा एंगल बता रहा हूँ, भारत के कितने बड़े बड़े स्कूलों ने अपनी फीस में छूट दी, या सरकार ने आधिकारिक तौर पर फीस में छूट दिलवाई। आज अगर स्कूल बंद है और ज़्यादातर टीचर्स को या तो स्कूलों ने हटा ही दिया है या उनकी सैलरीज कम कर दी है, और रनिंग एक्सपेंसेस प्रैक्टिकली 90% डाउन हो गए हैं, तो क्या पेरेंट्स की बच्चों की फीस में ज़बरदस्त कटौती नहीं होनी चाहिए? लेकिन ये ऐसे मुद्दे हैं कि जिस पे कोई सोच ही नहीं रहा है। तो ये कमाल का गवर्नेंस है भैया हमारे देश का। अब ये तो वो बातें जो आंखों से दिख रही हैं, इसलिए मैंने बोला। आपकी क्या राय, ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपकी राय मुझसे भिन्न है वो भी शेयर करो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटेलेक्चुअली जब तक शेयर कर रहे हो कहीं कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। करोड़ों बच्चे जो हैं 2020-21 में, उनको अपने ज़िंदगी का झटका लगा, डबल जेओपार्डी। एक तो उनके पास कोई स्मार्ट डिवाइसेस और इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं, और दूसरा इंटरनेट नहीं, और एट द सेम टाइम उनको ये बोला गया कि तुम खुद होके सीखो। भाई ज़्यादातर स्टूडेंट्स को क्लासरूम में टीचर की हैंड होल्डिंग ज़रूरी होती है, उनको बोला आप खुद ही सीख ले।
और खुद सीखेगा कैसे? ना उसके पास मोबाइल है, ना 4G है। इसलिए डबल जेओपार्डी मतलब दोहरा झटका। बहुत से बच्चे रोजाना माता पिता के साथ या ग्रुप बनाकर एक एक, दो दो, तीन तीन, पाँच पाँच किलोमीटर दूर जाके टावर के नीचे बैठते हैं, क्योंकि दूर दराज के क्षेत्रों में तो इंटरनेट है ही नहीं, और केवल 22% स्कूलों में इंटरनेट था और केवल 11% सरकारी स्कूलों में। तो आप खुद ही समझ लीजिए कि हम जब बात करते हैं इंटरनेट दो, ये दो, वो दो, तो स्कूल्स अभी जब हाइब्रिड लर्निंग शुरू हो जाएगी तो तैयार नहीं है, तो जल्दी से उनको तैयार किया जाए। केरल में 87% स्कूलों में इंटरनेट था, ओडिशा में 6% में था। तो ये स्टूडेंट्स के लिए डिप्राइवेशन है। आज की दुनिया में हम ये कह सकते हैं बिना अतिशयोक्ति के कि ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। जिस प्रकार इनेबिलिटी टू अटेंड इन पर्सन भी होता है। कोविड-19 ने सभी देशों को मजबूर कर दिया कि हाइब्रिड लर्निंग मॉडल लेकर आओ। आज की तारीख में वर्चुअल और बाद में इन पर्सन, तो ये मल्टी लेयर्ड प्रोसेस बन जाएगी और अब इससे तो कोई मुक्ति है ही नहीं। इट इज़ नाउ और नेवर। हमारे हर स्कूल में पीसी और इंटरनेट जल्दी से जल्दी लाने की ज़रूरत है। इसके लिए जहां से जो रास्ता इख्तियार करना पड़े वो आप कीजिए। आप नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन को यूज़ कीजिए, बीएसएनएल के इतने बड़े ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क है उसको यूज़ कीजिए, पर कीजिए ना। उसके अलावा अब जो 5G आ रहा है, अगर अभी से उन सारी कंपनीज के साथ स्कूलों के लिए और इनके लिए टाई अप कर लिया जाए तो वी कैन एक्चुअली बिल्ड इट इनटू देयर रोल आउट। कॉर्पोरेट्स और हार्डवेयर मेकर से बात की जाए और उनको बोला जाए कि जो आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पूरा फंड होता है उसका एक हिस्सा आप हमें दें और आप रिसाइकलिंग करें। भाई कॉर्पोरेट में तो हर 2-3 साल में कंप्यूटर्स पूरे फेंक देते हो, नए खरीद लेते हैं, वो आप सारे फेंकिए मत, वो आप हमको दे दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये जो UDISE+ है ये वार्निंग है कि भाई अभी भी समय है, जाग जाओ, वरना बच्चों का जो नुकसान होगा, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत बुरी तरह से एडवर्सली हिट हो जाएगा। खुद ही सोचिए ना, करोड़ों बच्चों को ना तो मिड डे मील मिल रहा है, ना उनकी शिक्षा हो रही है, तो बाद में इनको कोप अप करने में कई साल लगेंगे। तो ये एक राष्ट्रीय आपदा का मामला है एक तरह से। क्या आप एग्री करते हैं? आज का तीसरा एडिट बहुत ही खूबसूरत है। इन सेंटेनरी बैकड्रॉप दिस इज नो हैंड ऑफ पीस। 1 जुलाई 2021 को शी जिनपिंग ने जिस तरह का भाषण दिया, देखिए ये आपको इन सभी पेपर्स में यूजफुल रहेगा। अलग अलग टुकड़े हैं, अलग अलग जगह काम आएंगे। वो जो भाषण शी जिनपिंग ने दिया वो कहीं भी शांति का संदेश तो बिल्कुल भी नहीं था। और ये ऑथर कहते हैं नारायणन साहब कि चाइना का जो आंतरिक संघर्ष चल रहा है कम्युनिस्ट पार्टी में, वो बाहर की तरफ फूट फूट के निकल रहा है। काफी अच्छा एनालिसिस, आपको बहुत मजा आएगा। भारत और चीन के रिश्ते इतने प्रेडिक्टेबल पिछले 70 सालों में कभी नहीं रहे, और 1 जुलाई को जैसे ही 100 साल पूरे हुए कम्युनिस्ट पार्टी के, तो ये बात और खुल के सामने आ गई। भारत अभी भी याद करता है जिस प्रकार से गलवान हाइट्स पर हमारे सैनिकों की शहादत हुई थी, और वो ये देख रहा है कि किस प्रकार से LAC लद्दाख में पांगोंग सो हो या दूसरी जगह हो, कैलाश हाइट्स हो, वहाँ से चाइना का डिसंगेजमेंट, बातें, लेकिन होता हवा था कुछ नहीं है। अब बुरी खबर यह आई है कि तिब्बत के जो यंग लोग हैं उनकी मदद से चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जिसके चीफ कमांडर ये भाई साहब हैं, क्योंकि सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन हैं, और PLA कुछ भी करता है तो सीधे शी जिनपिंग के इशारे पर ही करेगा, ये बात आप अच्छे से समझ लो। तो अब तिब्बती युवाओं से लोकल मिलिशिया ग्रुप बनाए जा रहे हैं और उनको बोला जा रहा है पूर्वी लद्दाख में तुमको डालेंगे, यानी हमारे देश की बॉर्डर से जुड़ा हुआ, और वहां लड़ाई भी करनी है, सर्वेलांस भी करना है, जासूसी भी करनी है। तो तिब्बत के लोगों का दिल जीतने के लिए उनको सेना में लिया जा रहा है। भारत और विश्व अभी भी इस चीज को देखने की कोशिश कर रहा है कि 2020 में एकदम से ऐसा क्या हो गया था कि उनका वेस्टर्न थिएटर से PLA को अचानक से LAC में घुसा दिया गया। मतलब ऐसा क्या हो गया था? जून 2021 में आज G7 हो या नाटो के देश हो, दोनों ने चाइना के मिलिट्री एम्बिशंस को लेकर वक्तव्य जारी कर दिए हैं। पिछले महीने की बात है, हमने उसको कवर भी किया था, याद है आपको। लेकिन भारत के कंसर्न्स जो हैं G7 और नाटो से ऊपर हैं, क्योंकि भारत एक 4000 किलोमीटर की LAC शेयर कर रहा है चाइना के साथ, और भारत आज की तारीख में सैनिक संघर्ष में उलझा हुआ है, कल परसों और 100 साल बाद नहीं। और ऐसा क्यों? सीधी सी बात है, दुनिया को जो चिंता हो रही है कि चाइना शायद रेसिप्रोकेट करेगी नहीं। मतलब चाइना को अगर हम बोलेंगे भाई साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं और आप ये सब हमने स्टेटमेंट दिए हैं, मतलब हम चिंतित हैं आपके मिलिट्री एम्बिशन से, हो सकता है चाइना रिस्पॉन्ड नहीं करे। और चाइना का जो व्यवहार हमको साउथ और ईस्ट चाइना सीज में दिख रहा है, हांगकांग में जिस प्रकार का दमन चक्र चल रहा है और वीगर मुसलमानों में लाखों को कंसंट्रेशन कैंप में ठूस दिया है, ऐसा लगता नहीं कि शी जिनपिंग सुनेंगे। भारत तेजी से क्वाड के साथ इसी वजह से जुड़ा और इंडो पैसिफिक में भारत का रोल है, लेकिन हो सकता है चाइना इससे भी घबराए नहीं, क्योंकि हो सकता है कि असली कहानी कुछ और ही है, और जो असली कहानी है वो कम्युनिस्ट पार्टी के इंटरनल स्ट्रगल से जुड़ी हुई हो। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब इन लोगों को कॉर्नर किया गया, घेरा गया है, उनकी गलती की वजह से या प्राकृतिक आपदाओं की वजह से,
चाइना के जो टॉप लीडर रहे हैं, वो माओ से तुंग रहे हों या डेंग शाओपिंग रहे हों, वो हमेशा दूसरे देशों पे हमला कर देते हैं। माओ ने 1962 में ये किया था, क्योंकि 1958 से 62 तक का उनका जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट था, जिसमें वो रातों रात चाइना को इंडस्ट्रियलाइज करना चाहते थे, वो पूरी तरह से फ्लॉप शो हो गया था और माओ के नेतृत्व पे सवालिया निशान लग गए थे। तो उन्होंने भारत पे हमला कर दिया था। ये सब मैंने इसके अंदर बहुत अच्छे से कवर किया है। आप इस सेशन को बहुत ध्यान से देख लेना दोस्तों, और उस सेशन में कॉमेंट में जरूर बताना आपने क्या क्या सीखा। इट्स अवेलेबल ऑन द यूट्यूब चैनल, मिस मत करना। हाँ, और उस वक्त माओ जेडोंग जो है चाइना के करोड़ों लोगों को अपनी अंदर की दिक्कतों से डाइवर्ट करने में सफल हो गए, क्योंकि राष्ट्रवाद का गाना गाने लग गए थे कि देखो देखो देखो। और कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी जो लोग उनके नेतृत्व पे सवाल उठा रहे थे, डिसिडेंट, उनको भी उन्होंने निपटा दिया था। डेंग शाओपिंग ने यही काम जून 1989 के थियाननमेन चौक हत्याकांड के बाद किया था। वो एग्रेसिव हो गए थे एकदम। शी जिनपिंग जिस तरह से पिछले 10 सालों में, इनफैक्ट 9 सालों में पूरी सत्ता अपने एक केंद्र बिंदु में कैप्चर करके बैठे हैं, वो शायद अब ये बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि मैं माओ से भी आगे निकल जाऊंगा, और मैं तो चाइना के जो बड़े बड़े सम्राट हुए हैं पिछले 4000 सालों के, मैं तो उनके बराबर ही चला जाऊंगा। और इसलिए अमेरिका को पीछे छोड़ना 2049 तक ये चाइनीज ने अपना बहुत बड़ा गोल बना लिया, क्योंकि हो सकता है इसके पीछे इनकी पर्सनल महत्वाकांक्षा हो। लेकिन क्या ये सब इतना इजी होगा? बिल्कुल भी नहीं। शी जिनपिंग को समझ में आ गया 9 साल में, क्योंकि अमेरिका की ताकत बहुत भयंकर है, और पीएलए को नंबर 1 मिलिट्री बनाना ये अगले 5, 7, 8, 10 साल में तो संभव ही नहीं है। पीएनए ने लद्दाख में जून 2020 में जब भारतीय सेना ने बहुत कड़ा प्रतिरोध किया, एक बात बहुत अच्छे से समझ ली, मैकेनाइजेशन अभी 100% नहीं हुआ है, और 2027 का गोल जब पीएलए के 100 साल हो जाएंगे, तब तक पूरा मैकेनाइजेशन करना संभव ही नहीं है। ये शी जिनपिंग को समझ में आ गया है। और क्योंकि शी जिनपिंग हर चीज़ के चेयरमैन है, हर चीज़ का कंट्रोल करते हैं, तो लोग सवाल भी तो उन्हीं से करेंगे ना, और इससे वो घबरा रहे हैं। शी का सपना यह है कि पूरी की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी इस प्रकार से रीमेक कर दी जाए कि जो चाइनीज ड्रीम, कोट अनकोट चाइनीज ड्रीम है, वो और ऊंची चली जाए। और उसके लिए वो चाहते हैं कि चाइना की टेक्नोलॉजी, चाइना की आर्थिक ताकत का हम इस्तेमाल करें। लेकिन 9 सालों में जितना तेजी से आगे बढ़ने का सपना देखा था, वो सपना तो अधूरा रह गया। उतनी तेजी से ये आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। आपको बात समझ में आई? शी कोशिश कर रहे हैं अपना, जिस प्रकार से डेंग शाओपिंग ने भी किया था, न्यू सोशलिस्ट आइडियोलॉजी विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक, कि ये जो पूंजीवाद अभी आप चीन में देख रहे हैं, दरअसल ये पूंजीवाद नहीं है। ये पूंजीवाद को खत्म करने के लिए समाजवाद के अलग अलग चरण है। ये नई विचारधारा है चीनी गुणधर्मों के साथ, और इस सब में समय लग रहा है। तो ये काफ़ी संभव है, नारायणन बोलते हैं, कि कम्युनिस्ट पार्टी में आंतरिक विद्रोह हो रहा हो और शी को काफ़ी ज़्यादा सवालों का सामना करना पड़ रहा हो, और इसलिए वो एक्सटर्नली इतने आक्रामक हो गए। क्योंकि सीपीसी कोई मोनोलिथ नहीं है। सीपीसी 1921 में जब से बना, तब से उसके अंदर बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आए हैं, और जब जब पार्टी में परिवर्तन आते हैं, तो चाइना की सेना और चाइना एज अ कंट्री, 3 चीज़ें ना वहाँ, एक पार्टी, एक सेना और एक देश है। तो पार्टी जब जब लड़खड़ाती है, तो सेना और देश अजीबोगरीब व्यवहार करने लगते हैं। तो हो सकता है आज भी वही हो रहा हो, और अगर ऐसा है तो आने वाले समय में हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हो सकता है पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग शांतिपूर्ण सह अस्तित्व भारत के साथ, दुनिया के साथ मांगे, जो फिलहाल शी जिनपिंग अपने पर्सनल एम्बिशंस के चाहते नहीं करने देना चाहते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि शी जिनपिंग ने एक फॉस्टियन बार्गेन कर लिया है। फॉस्टियन बार्गेन क्या था कि एक जर्मन कलाकृति है जिसमें एक पूरी कहानी है, तो जिसमें जो कैरेक्टर है वो डेविल के साथ एक पैक्ट कर लेता है कि मुझे मेरा सारा, मेरी आत्मा मैं तुम्हें दे रहा हूं, बदले में तुम मुझे इतना पैसा दे दो और जिंदगी के सारे भौतिक सुख दे दो कि मैं अपनी आत्मा भी छोड़ने को तैयार हूं। तो कहीं शी जिनपिंग ने ऐसा फॉस्टियन बार्गेन तो नहीं कर लिया डेविल के साथ कि मुझे तो बस अभी राजा बनना है, बाकी फिर दुनिया तबाह हो तो हो। बहुत अच्छा लेख था। समराइज कीजिए कमेंट थ्रेड में, और आपको क्या लगता है बताइए। और वो सेशन देख लिया है नहीं, ये भी कंफर्म करो कम्युनिज्म वाला। प्यारे दोस्तों, ये रही हमारी 4 प्लेलिस्टें, आप ही के लिए हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, अच्छे से देखते चलिएगा। आज का चौथा और आखिरी एडिटोरियल तैयार है, बहुत प्यारा एडिट है, कि ये जो अक्षय ऊर्जा की पूरी अप्रोच है, इस पर हमको एक फ्रेश थिंकिंग लगानी चाहिए, जिससे पूरे देश का, ग्रामीण लोगों का बहुत फायदा हो सकता है। भारत ने रूरल सेक्टर तक अपनी पावर की पहुंच, यानी कि ऊर्जा, यानी कि बिजली 2011 के बाद पहुंचाई है, और पहले 55% घरों में ग्रामीण क्षेत्रों में होती थी, अब 96% तक पहुंचा दी गई है 2020 में।
लेकिन अल्टीमेटली उस सब में एक बहुत बड़ा गड़बड़ था, और वो ये था कि उसकी परिभाषा है कितने लोग ग्रिड के साथ कनेक्टेड हैं। बिजली की जो मेन ग्रिड है वहां तक वायर कनेक्ट करने को कनेक्शन बोला जाता है, इलेक्ट्रिफिकेशन बोला जाता है। ये एक आवश्यक मेट्रिक तो है, मेट्रिक यानी मेजर करने का पैमाना, ये एक आवश्यक मेट्रिक तो है। लेकिन फिर इसमें क्या होता है, बहुत सारे दूर दराज के स्कूल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यहां तक पावर कभी पहुंचती नहीं है, और पावर इन क्षेत्रों में बहुत अनरिलायबल भी होती है ग्रिड से कनेक्ट होने के बाद भी। राजस्थान का जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, उसने अच्छे सॉल्यूशन बताए हैं। अभी हाल ही में उसने एक ऑर्डर दिया है कि जो राजस्थान की 3 पावर वितरण कंपनियां, डिस्कॉम है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, वो सभी बिना विद्युत वाले सरकारी स्कूलों में सोलराइजेशन कर दे। सोलराइजेशन का मतलब होता है सौर ऊर्जा पहुंचा दो सोलर पैनल लगा के, और या सोलर पावर के ग्रिड से उसको कनेक्ट कर दो। इसका मतलब राजस्थान के 1500 ग्रामीण क्षेत्रों में रूफ टॉप सोलर पैनल आ जाएंगे, 15 मेगावाट की बिजली आ जाएगी। साथ ही साथ ये जो RERC है, इसने पूरे देश के लिए एक मिसाल कायम कर दी इस ऑर्डर से, क्योंकि उसने ये बोला है कि जो सोलर रूफ टॉप लगाओगे साथ में बैटरी का स्टोरेज भी लगा देना। तो ये बिल्कुल नया काम आ गया है। दुनिया में अब बैटरी स्टोरेज सस्ती होती जा रही है। तो रिन्यूएबल में जो लोग होते हैं ना कि जब सूरज चला जाएगा या हवा चलना बंद हो जाएगी तो सोलर और विंड पावर का क्या करेंगे, तो वो एक्सेस बैटरी में स्टोर होगी और वो उस वक्त रिलीज होगी, मतलब स्मूथ विदाउट एनी टर्बुलेंस आपको 24 घंटे बिजली मिल सकती है। और अगले 5 साल में ये पूरी तरह से हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं, टेक्नोलॉजी आ गई है। क्योंकि सरकारी स्कूल जो हैं पब्लिक स्पेसेस होती हैं, सार्वजनिक स्थल होते हैं ग्रामीण में, तो उससे क्या होगा कि अगर आपने वहां सोलराइजेशन किया तो जब अगर भयंकर सूखा पड़ता है या बाढ़ आती है या जो भी होता है, तूफान आता है, तो यहां लोग अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। उसी तरह चुनाव के दौरान पोलिंग में अगर पूरे समय बिजली रहेगी सोलर वाली तो कितनी अच्छी बात होगी। बच्चों को मिड डे मील के लिए किचन चलाने में जो है वहां के अधिकारियों को दिक्कत नहीं आएगी, और टॉयलेट में मोटराइज वाटर पंप लगेंगे केवल स्कूलों के क्लासरूम्स में नहीं, बिजली पंखे के अलावा। RERC ने डिस्कॉम्स को बोल दिया है कि आप कॉर्पोरेट से मिलो और उनसे CSR फंडिंग सीख करो ताकि सोलराइजेशन हो सके। तो फिर से CSR आ गया आज के इसमें, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड होते हैं उसके लिए हर कंपनी में, बड़ी कंपनी में प्रॉफिट का एक निश्चित परसेंटेज कानून है भारत में। तो ऐसी पावर को इन डिस्कॉम्स के रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन में काउंट कर लो तो काम भी बन जाता है। 2019 में राजस्थान ने 30 गीगावाट सोलर का टारगेट 2025 तक रखा है, अभी 5 हुआ है, मतलब आगे का रास्ता बहुत कठिन है। तो उस रास्ते से निकलने का ये तरीका बताया है कि आप दूर दराज में इस तरह के रूफटॉप सोलर में अगर जाओगे तो आपका ये 30 गीगावाट का टारगेट काफी हद तक पूरा हो सकता है। अब राजस्थान में नॉर्मल टेंडेंसी ये है सरकार की कि भारत का सबसे बड़ा एरिया क्षेत्रफल का राज्य है और बहुत बड़े बड़े ओपन लैंड स्पेसेस पार्सल्स हैं वहां पे, तो बड़ी बड़ी कंपनियों को बुला के बड़े बड़े सोलर पार्क लगाने में राजस्थान काफी अच्छा काम कर रहा है। लेकिन उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी रिमोट एरिया में बिजली पहुंचाने की। प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पार्क्स में एक्सट्रीम वेदर में पूरी तबाही का भी खतरा बना रहता है। डिसेंट्रलाइज कर दोगे तो तबाही हमेशा लिमिटेड होने वाली है। तो तरीका एक ही है, रूफटॉप सोलर पैनल लगाओ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, पंचायत ऑफिस, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप पे, और इसको कहते हैं क्लाइमेट प्रूफिंग। इससे क्या होगा, क्लाइमेट प्रूफ होगा ये लोग। अब मौसम कुछ भी चलता रहे, जलवायु कुछ भी चलती रहे, इनके पास अगर बैटरी स्टोरेज भी है तो दिन में 2-3 घंटे तो सूरज निकलेगा ही, गाड़ी चलती रहेगी। अमेरिका में 2021 में आपको पता है टेक्सास में भयंकर ब्लैकआउट आया था, और वो इसलिए आया था कि वहां के प्राकृतिक गैस पर चलने वाले पावर प्लांट्स की क्लाइमेट प्रूफिंग नहीं की थी। हम नहीं चाहते भारत में ऐसा हो। बड़ी कंपनियों को ये आइडियाज अच्छे नहीं लगेंगे क्योंकि इसमें प्रॉफिट उनके लिए ज्यादा नहीं है, लेकिन देश के लिए फायदे का सौदा है। और राजस्थान में क्योंकि सोलर रेडिएशन बहुत ज्यादा है तो लेट इट बी रोल मॉडल एग्जांपल फॉर एवरीवन। तो इस तरह से जो पावर जनरेट करेगा, यानी एक एक घर के ऊपर, एक एक स्कूल के ऊपर, वही उस पावर को कंज्यूम करेगा और एक्सेस पावर को ग्रिड में सप्लाई भी कर सकता है। पावर जनरेटर्स विल बिकम कंज्यूमर्स एंड सप्लायर्स ऑल टुगेदर। आया मजा आज के एडिट्स में? तो इसको समराइज कर दो। जजेस मस्ट लुक एट द फैक्ट्स ऑफ अ केस एंड इट्स ह्यूमन एस्पेक्ट। तो भारत के चीफ जस्टिस इज मेकिंग ऑल द राइट काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स, और आपने ये कहा है कि केवल कानून जरूरी नहीं होता है, केवल स्टेरी डिसाइसिस जरूरी नहीं होता है, आपको उस पर्टिकुलर मामले के तथ्यों को देखना बहुत आवश्यक है, और साथ ही साथ एक इंसानी जज्बा भी होना जजेस में बहुत जरूरी। बहुत बढ़िया बात कही। तृणमूल कांग्रेस की सीधी सीधी लड़ाई बीजेपी की सरकार के साथ इतनी बढ़ गई है कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को हटाने की बात की जा रही है क्योंकि ये पूरी तरह से बायस्ड हैं, ऐसा आरोप तृणमूल ने लगाया है, जो खुद अभी पोस्ट पोल वायलेंस के आरोपों में कलकत्ता हाईकोर्ट में घिर गई है। हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री चौटाला जी बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट स्कैम में फंस गए थे और वो 10 साल जेल की सजा काट के अभी बरी हुए। उन्होंने कहा है मैं पहले भी गरीबों के लिए लड़ता था, मैं आगे भी गरीबों के लिए लड़ूंगा। बढ़िया है।
216 करोड़ वैक्सीन डोजेस हमने जो बोला था वो तो एक एस्पिरेशनल गोल था। वी के पॉल इनकी एस्पिरेशन थी 15 मई 2020 को भारत में कोविड के केसेस जीरो हो जाएंगे, प्रेस मीट में बोला था। को पॉल साहब हम समझते हैं आपकी बात, हम भी आपकी बातों को एस्पिरेशनली ही लेते हैं सर, चिंता मत कीजिए। पैंडेमिक ने दुनिया भर में मानव तस्करी को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, 100% सही बात है। आप भारत में देखिए ना, इलीगल अडॉप्शन के केसेस कितने बढ़ गए हैं। बिग टेक्स पुश इनटू फाइनेंशियल सेक्टर पोजेस रिस्क, फाइनली आरबीआई ने वो कह दिया जो हर कोई पहले कहता आया है। बड़ी बड़ी कंपनियां जब करोड़ों करोड़ों यूजर्स के साथ फिनटेक प्रोडक्ट्स लाती हैं, सिस्टेमिक रिस्क पैदा होती है। ये बात शी जिनपिंग और उनके रेगुलेटर्स ने पिछले 1 साल में चाइना में सीधे एक्शन करके एंट ग्रुप को समझाई थी। वो भारत में भी अब नॉइजेस चालू हो गई हैं। आज के लिए इतना ही, जुड़े रहिएगा हमारे साथ और आने वाले हमारे क्रैकर कोर्सेस में जरूर हमारे साथ जुड़िएगा। 6 जुलाई से एसएनटी क्रैकर, 8 जुलाई से इकोनॉमी क्रैकर। आज के लिए इतना ही, सेशन को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी। नमस्कार, जय।